Okay, so as I told you, I'll come with the videos of gas turbine engine. So I'm back for you all to enjoy these classes which are going to start from today onwards, and I'll try to come up with very short videos. ठीक है, तो जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग, ज़्यादा डेप्थ पे नहीं जाएंगे। मेनली वही डिस्कस करना है जो आप लोगों को रिकैप करने के लिए या समझने के लिए ज़रूरी है, उसको डेप्थ में समझेंगे। बाकी जितना है बेसिक है उसको इमीडिएटली ख़त्म करने की कोशिश करेंगे ताकि उसके ऊपर ज़्यादा टाइम ना जाए। और आप लोगों को भी वही सलाह है मेरे साइड से कि ज़्यादा से ज़्यादा उसी चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिएगा जो बेसिकली आपका जो कंसेप्ट है, जो जहाँ पे बनना चाहिए कंसेप्ट वहीं पे। ठीक है, बेसिक जो भी इस चैप्टर में है, ये फर्स्ट सब मॉड्यूल है, इसमें बेसिक बहुत सारी चीज़ें, जैसे एनर्जी में यहाँ पे बोला गया कि एनर्जी क्या है। तो यहाँ पे हम लोग बस उतना ही पढ़ेंगे कि एनर्जी क्या है और किस किस टाइप की एनर्जी है और उसको कैसे हम लोग नापते हैं नॉर्मली। तो एनर्जी वी नो दैट इट इज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म सम वर्क, राइट। कोई भी काम करने के लिए जो ताकत हम लोग को लगती है, जो एनर्जी हम लोग को लगती है, वही उसी को हम लोग नॉर्मली एनर्जी के फॉर्म में या दूसरे किसी टर्म से भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं। बट एनर्जी इज़ जनरली द टेक्निकल टर्म दैट वी यूज़ फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, अब एनर्जी किस किस टाइप की होती है? एक तो होती है पोटेंशियल, दूसरा होती है काइनेटिक। ठीक है, एक होती है पोटेंशियल, दूसरा होता है काइनेटिक। पोटेंशियल और काइनेटिक। नाउ व्हेन वी गो टू पोटेंशियल, पोटेंशियल में क्या है? पोटेंशियल किस किस बेसिस के ऊपर डिपेंड कर रहा है? बेसिकली पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है यहाँ पे आपके ड्यू टू रेस्ट। ठीक है, आपके बॉडी जब रेस्ट में है, ठीक है, बॉडी जब मूव नहीं कर रहा है, तो जो एनर्जी बॉडी में स्टोर्ड है उस टाइम, और वो कौन सा सिचुएशन होगा? पहला है कि बॉडी ड्यू टू द पोजीशन, कि बॉडी किस पोजीशन पे है, कितनी हाइट पे है। जितना ऊपर हाइट होगा उसका, जितना ऊपर में वो रहेगा, उतना ज़्यादा उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा, उतनी ज़्यादा जोर से जो अर्थ है उसको खींचेगी नीचे की तरफ। ठीक है, तो उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी उसमें ट्रैप्ड होगा। ओके, तो अगर एक वाटर टैंक फर्स्ट फ्लोर पे है तो उसमें उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा ग्राउंड लेवल तक, और एक वाटर टैंक अगर 10th फ्लोर पे है तो ऑब्वियसली उसका ज़्यादा होगा, वो उतना ऊपर से पानी आ रहा है। ठीक है, उसका प्रेशर ज़्यादा होगा। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस दैट वी कैन से, कि पोजीशन के ऊपर वेरी करता है पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा क्या है? इट इज़ ड्यू टू द डिस्टॉर्शन ऑफ एन इलास्टिक बॉडी। मतलब कोई भी एक बॉडी है, इलास्टिक बॉडी है, मान लीजिए एक स्प्रिंग है, एक रबर बैंड है, कोई इरेजर है, आपने उसको कंप्रेस किया या स्ट्रेच किया, तो क्या होगा? जब तक आप उसमें कुछ डिफॉर्मेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका शेप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि उसमें एक एनर्जी ट्रैप हो रहा है। वो एक आपका जो एनर्जी उसमें दिया आपने उसको कंप्रेस करने के लिए या स्ट्रेच करने के लिए, वो एनर्जी उसने अपने अंदर स्टोर कर लिया। फिर जैसे आप उसको वहाँ से हाथ उठा लो, हाथ हटा दोगे, तो क्या होगा? वो अपने शेप में, जो अपना जो ओरिजिनल पोजीशन है उसमें चला आएगा। ठीक है, तो वो क्यों आ गया, रिटर्न क्यों हो गया? क्योंकि वो जो एनर्जी ट्रैप हो गया था, आप जब उसमें कुछ चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे थे, वो ट्रैप्ड एनर्जी वही है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, वही है आपका पोटेंशियल एनर्जी जो उस बॉडी को फिर से रिटर्न करेगा अपना पोजीशन पे, राइट। ओके, देन दूसरा क्या कारण है? दूसरा है केमिकल एक्शन। नाउ व्हाट इज दिस केमिकल एक्शन? मान लीजिए कोई बैटरी है, ठीक है, जैसे मेरा बैटरी अभी चार्ज हो रहा है 16% है, ये ऑलमोस्ट 2 to 3% था कुछ देर पहले, तो ये धीरे 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 100% हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि बैटरी के अंदर एक केमिकल एक्शन हो रहा है। अभी क्या केमिकल एक्शन चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स हम उसमें दे रहे हैं, और उसका जो इलेक्ट्रोड है, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो होता है, तो वो दोनों के प्लेट के बीच में या जो भी दो स्टिक्स हैं उसके बीच में क्या हो रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, एक साइड पे हायर पोटेंशियल बन रहा है, एक साइड पे लोअर पोटेंशियल बन रहा है। मतलब इन सिंपल में एफ आई से कि एक साइड पे इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं, एक साइड पे खाली हो रहा है। तो जैसे ही मैं चार्जर को अनप्लग कर दूंगा तो बैटरी क्या होगा? वो डिस्चार्ज होना चालू हो जाएगी। ठीक है, तो तब क्या होगा? एक साइड से इलेक्ट्रॉन्स दूसरे साइड पे फ्लो होना चालू हो जाएंगे। तो ये होता है केमिकल एक्शन के कारण अगर कोई पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हुआ तो। जब हम लोग इसको 100% तक चार्ज कर लेंगे बैटरी को, तो क्या होगा? बैटरी भी पूरा 100% तक चार्ज हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि बैटरी पूरा अपना 100% पोटेंशियल पे आ जाएगी, राइट। तो यही सब एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। बेसिकली उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो डीजीसी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, सीधा हम लोग इसमें चले जाते हैं कि फॉर्मूला क्या है। तो किस किस चीज़ के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करेगा? एक तो है वेट, दूसरा है हाइट। ठीक है, कोई एक एयरक्राफ्ट का यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि एयरक्राफ्ट का वेट इतना पाउंड है और उसका हाइट है इतना, 4 फीट तक हमने उसको ग्राउंड से ऊपर उठाया, जैकिंग किया है। मान लीजिए कि लैंडिंग गियर रिट्रैक्शन चेक करना है, या फिर व्हील चेंज करने हैं, या कुछ भी करने, तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी हम उस जहाज को उतना ऊपर उठाने के बाद किया है, उसके अंदर डाला हुआ है। ठीक है, 4 फीट जब हम लोग उसको ऊपर उठाए हैं, तो ये है उसका वो पोटेंशियल एनर्जी।
ठीक है। ये 18 करके जो भी ये बड़ा इतना बड़ा वैल्यू है वही है बेसिकली इसका पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी फिर किस किस कारण से आया, एक तो है कि वो रेस्ट के कारण कोई भी बॉडी में होगा, और ये सब 3 कारण है जिसके वजह से पोटेंशियल एनर्जी कोई भी बॉडी में ट्रैप हो सकती है। अब जब हम लोग इस पोटेंशियल एनर्जी को एविएशन टर्म्स में देखेंगे तो हम लोग को ये देखना है, इस पर्टिकुलर चैप्टर में ये देखना है कि इंजन में ये कहाँ काम आ रहा है। अब देखिए, हमने पढ़ा कि केमिकल एक्शन भी एक टाइप का चीज होता है, जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि बेसिकली केमिकल एक्शन भी एक टाइप का चीज़ होता है जहाँ हम लोगों ने देखा कि क्या हो रहा है, ये जो एनर्जी है वो पोटेंशियली ट्रैप्ड हो रहा है, राइट। तो फ्यूल जो है, यहाँ पे हम लोग फ्यूल के बारे में भी बात करेंगे कि फ्यूल में भी पोटेंशियल एनर्जी ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि फ्यूल को हम लोग जब जलाते हैं तब क्या होता है, एक हीट प्रोड्यूस होता है, उस हीट से हम लोग क्या करते हैं, पावर आउटपुट मिलता है हम लोगों को, राइट। तो ये जो हीट है इसको हम लोग ब्रिटिश थर्मल यूनिट से डिटरमाइन करते हैं। ये एक यूनिट है बेसिकली हीट का, कि कितना हीट एनर्जी उसमें स्टोर है। तो ब्रिटिश थर्मल यूनिट से BTU इसको शॉर्ट में बोलते हैं, इससे हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो 1 पाउंड, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि 1 पाउंड में 18,900 BTU रहता है। ये प्रोबेबली एक DGCA क्वेश्चन है, शायद कहीं मैंने देखा है, तो आप ये कर लीजिएगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा उसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, तो और भी ईजी होगा आपके लिए, ठीक है। जो भी मैं अंडरलाइन करूंगा उसको आप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सीरीज जाएगा ना, ये पूरा बुक को ही आपको करना है, तो कहीं पे भी ये अंडरलाइन में करके आपको दे नहीं सकता, बिकॉज द बेस्ट थिंग इज टू गो थ्रू द एंटायर बुक। 11 में मैंने किया था, क्योंकि वहाँ पे पूरा बुक को नहीं करना था। यहाँ पे हर एक वर्ड, हर एक लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जितना मैं करवा रहा हूँ, जितना जिस जगह पे मैं फोकस कर रहा हूँ उस जगह को अच्छी तरीके से कीजिएगा। अगर आपको लगता है आप स्क्रीनशॉट मार लेंगे ड्यूरिंग वीडियो, आप कर सकते हैं, उसी को रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। तो आपका एक अंडरलाइन नोट्स भी हो जाएगा, अब रिवाइज करने में भी ईजी हो जाएगा, आपको याद भी रहेगा कि मैंने क्या बोला था, फाइन। तो 1 पाउंड मतलब 1 kg से भी कम होता है, ऑलमोस्ट हाफ अ kg मान सकते हैं आप। उसमें 18,900 BTU ऑफ हीट एनर्जी रहता है। जस्ट इमेजिन कितना ज़्यादा, ठीक है। अब 1 BTU इसमें से, इस 18,900 में से 1 BTU हम लोगों को 778 फीट पाउंड ऑफ वर्क दे सकता है, विच इज़ अ वेरी ह्यूज वर्क, बहुत ज़्यादा होता है ये वैल्यू, ठीक है। तो अगर टोटल हम लोग इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे कि अगर एक यूनिट इतना दे सकता है, तो 18,900 यूनिट कितना देगा हम लोग को, इतना बड़ा एक वैल्यू देगा। तो यहाँ पे देखिए इन लोगों ने भी लिखा हुआ है बुक में कि इमेजिन कीजिए फिर कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी एक कम्प्लीटली फुल फ्यूल टैंक में कितना होगा। जब पूरा ही आप फुल कर देंगे सर्विसिंग करने के बाद, तब उसमें कितना ज़्यादा एनर्जी कंटेंट रहेगा जो वर्क में कन्वर्ट हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी से, ठीक है। फ्यूल एनर्जी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, देयर बाय इनटू मैकेनिकल एनर्जी और वर्क, राइट। दैट इज व्हाट इज आवर मोटो अल्टीमेटली। यही हम लोग को करना है इंजन से। हीट कंटेंट कहाँ से लेना है, फ्यूल से लेना है, उसको यूज करना है, और हम लोग को मैकेनिकल आउटपुट चाहिए, ठीक है, ओके। काइनेटिक एनर्जी अब क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू द मोशन, जस्ट ऑपोजिट है। वो था ड्यू टू रेस्ट, ड्यू टू पोजिशन, ये है ड्यू टू मोशन। कोई भी बॉडी जो मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, फ्लो कर रहा है, रोल कर रहा है, जो भी है, अगर कोई मूवमेंट है बॉडी का, ठीक है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी ट्रैप्ड है, फाइन। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सेम यूनिट होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें वो था वेट और हाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा था, ये कर रहा है मास और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड, ये कर रहा है मास और वेलोसिटी के ऊपर। इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा मास रहेगा तो उसका ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वेलोसिटी रहेगा उस बॉडी का तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है, ओके। सेम है यहाँ पे फॉर्मूला है, फॉर्मूले पे 2 वैल्यू दिया हुआ है कि एक एयरक्राफ्ट है, उसका मास इतना है, वेलोसिटी इतना है, तो कितना काइनेटिक एनर्जी उसमें होगा, इतना काइनेटिक एनर्जी उसमें होगा जब वो फ्लाई करेगा इस वेलोसिटी से, अगर उसका मास इतना पाउंड हुआ तो, ठीक है। ये सब याद नहीं रखना है, जितना मैंने आप लोगों को बोला है करने के लिए उतना ही कीजिए, ठीक है। चलिए फिर चले जाते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिजिक्स, हम लोग बोल सकते हैं सच कि इन टर्म्स ऑफ इंजन हम लोग को ये क्यों जरूरी है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन करना। वैसे तो सब लोग को पता है कि न्यूटन ने 3 लॉ दिया था, ठीक है। पूछते हैं तो किसी को फर्स्ट लॉ याद होता है, किसी को सेकंड लॉ होता है, किसी को थर्ड लॉ, तो सबको याद होता है कि एवरी एक्शन इज हैविंग एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। फर्स्ट और सेकंड सब लोग भूल जाते हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि फर्स्ट और सेकंड में सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड लॉ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, जिसके ऊपर हम लोग बेस करके एक्चुअली हमारा जो इंजन का जो टोटल फंडामेंटल है, जो प्रिंसिपल है, वो बेसिस है उसका, उसके ऊपर, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, डीजीसीए में ये क्वेश्चन आ सकता है, ओके। तो फर्स्ट लॉ पे स्ट्रेट अवे जाते हैं। आइजैक सर ने क्या बोला था कि ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट टेंड टू रिमेन एट रेस्ट, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होते हैं वो रेस्ट में ही रहेंगे, और जो ऑब्जेक्ट चलते हैं वो चलेंगे ही,
ठीक है। अपना अपना जो भी पोजीशन होता है ना, अपना जो भी कंडीशन होता है बॉडी का, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। वो कभी भी रेस्ट से मोशन में नहीं जाने की कोशिश करेगा और ना ही मोशन से रेस्ट में आने की कोशिश करेगा, राइट। तो ये एक ऑब्जेक्ट का टेंडेंसी रहता है, विच इज़ द फर्स्ट लॉ। कब तक ये होगा, कब तक ये रेस्ट में रहेगा और कब तक ये मोशन में रहेगा? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको रोके ना या फिर उसको धक्का ना मारे। तो कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है, ठीक है, तो कोई भी एक एनिमल मान लीजिए रेस्ट में है, आपने उसको धक्का दिया तो सामने मूव करेगा। कोई भी एक बॉडी है रेस्ट में, आपने उसको धक्का दिया सामने मूव करेगा। तो एक्सटर्नल फोर्स जरूरी है, जो फर्स्ट लॉ में बोला गया है, किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए, या फिर कोई भी चीज़ जो मूव कर रही है उसको स्टॉप करने के लिए, ठीक है। सो दैट इज द फर्स्ट लॉ। ज़्यादा डेप्थ में हम लोग नहीं घुसेंगे, हम लोग सीधा आ जाते हैं सेकेंड लॉ पे। तो सेकेंड लॉ पे क्या है? सेकेंड लॉ में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है, इसमें क्या है, बोला गया है कि बॉस यही से फोर्स का जो फॉर्मूला होता है ना वो डिराइव होता है। इसमें बोला गया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वही है फोर्स का प्रोपोर्शनल। इसका मतलब है फोर्स क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब सबसे पहले देखते हैं ये मोमेंटम क्या है। मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या है? मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। तो कोई भी एक बॉडी का जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा उसका मोमेंटम होगा। मोमेंटम को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और अगर ज़्यादा वेलोसिटी हुआ तो उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब है कोई भी बॉडी अगर वेलोसिटी उसका ज़ीरो है तो उसका इसका मतलब है कि उसका जो मोमेंटम है वो भी ज़ीरो है, कोई मोमेंटम नहीं है। अगर उसका वेलोसिटी कुछ बढ़ा तो उसमें मोमेंटम भी पैदा हुआ। अगर वेलोसिटी और बढ़ा तो मोमेंटम और बढ़ा उसमें भी। अगर कोई भी बॉडी का मास चेंज हो जाता है तो कोई भी बॉडी का जो नेचुरली मास तो चेंज हो नहीं सकता। जैसे आपका बॉडी है तो आपके बॉडी में मास कब चेंज होगा? अगर आपने कुछ ऊपर से आपके ऊपर चढ़ाया होंगे या घटाया होगा बॉडी से, तब जाके मास होगा ना, ठीक है। मास बढ़ेगा या घटेगा। ऐसे बॉडी मास तो किसी का इमीडिएटली कम या इंस्टेंटेनियसली कम या ज़्यादा नहीं हो जाता है, फिक्स्ड ही रहता है ऑलमोस्ट। लेकिन एक एग्जांपल मान लेते हैं कि कोई भी एक टैंक है, मान लीजिए कि यहाँ पे एक टैंक है, यहाँ पे एक व्हीकल है। बेसिकली मान लीजिए कि एक व्हीकल है, वो खाली है, ठीक है, वो भर्ती नहीं है, खाली है। कोई उसको चला रहा है, वो सामने की तरफ जा रहा है v वेलोसिटी से। उसका मास अभी है m। तो इसका मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे हम लोग को क्या मिल जाएगा? मोमेंटम। अब इसको मैंने अगर भर्ती कर दिया किसी भी चीज़ से, ठीक है, कोयला, पानी, फ्यूल, दूध, कोई भी एक चीज़ से मैंने इसको मान लीजिए भर्ती कर दिया, तो इसका क्या बढ़ गया? मास बढ़ गया। तो मास जैसे बढ़ गया तो क्या बढ़ जाएगा? मोमेंटम जो है वो भी बढ़ जाएगा, राइट। मोमेंटम जो है वो भी बढ़ जाएगा। तो सेम है। तो अब ये मोमेंटम जो है ये फिर दोनों चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास और वेलोसिटी के ऊपर। अब इन लोगों क्या बोल रहा है यहाँ पे सेकंड लॉ में, न्यूटन सर क्या बोल रहे हैं कि ये जो मोमेंटम है इसका जो रेट है, अब रेट क्या होता है भाई? रेट होता है कि बाई टाइम। कोई भी चीज़ का अगर रेट आपको पता करना चाहिए तो क्या होता है? बाई टाइम। तो मोमेंटम मान लीजिए है p और वो है बाई टाइम, बाई t, ठीक है। तो कितने रेट पे ये मोमेंटम चेंज हो रहा है वही होता है फोर्स, ठीक है। फोर्स क्या होता है? कितने रेट पे, कितना फास्ट या कितना स्लो ये मोमेंटम एक बॉडी का चेंज हो रहा है, वही होता है फोर्स। तो अब हम लोग देखते हैं, सिंपल फॉर्मूला है। अगर ऐसा है कि मास इनटू वेलोसिटी है मेरा मोमेंटम, और वो कितने टाइम पे चेंज हो रहा है, अगर वो फोर्स है, ठीक है ना, अगर वो फोर्स है तो देखिए मास तो कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन ये वेलोसिटी हम लोग चेंज कर सकते हैं ना, इसको तो घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। एक एयरक्राफ्ट का हम लोग वेलोसिटी तो कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो वेलोसिटी वैरी कर सकता है, मास नहीं कर सकता। तो मास को हम लोग बाहर कर देते हैं और वेलोसिटी को कर देते हैं बाई टाइम, कि वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे चेंज कर रहा है, कितने वेलोसिटी, कितने फास्ट हम लोग वेलोसिटी को आगे मतलब आगे बढ़ा रहे हैं या धीरे कर रहे हैं, धीमा कर रहे हैं। तो वेलोसिटी का जो चेंज होता है वो क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है। ये सुनो, वेलोसिटी का जो चेंज होता है वो क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है। कि कितने रेट पे हम किसी कोई भी व्हीकल का वेलोसिटी बढ़ाए। जैसे मैं बाइक चला रहा हूँ, मैंने वेलोसिटी इमीडिएटली बढ़ा दिया तो क्या हुआ? मैंने एक्सीलरेशन दबाया तभी वेलोसिटी बढ़ा। मैं अगर रिटार्डेशन कर रहा हूँ, मैं वेलोसिटी को घटा रहा हूँ विथ टाइम, तो मैं रिटार्डेशन कर रहा हूँ, मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी जो है वो अगर कोई भी टाइम के रिस्पेक्ट पे चेंज होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सीलरेशन, ठीक है। तो क्या क्या हो गया फिर देख लेते हैं फिर से एक बार। फोर्स हो गया आपका मास इनटू वेलोसिटी बाई टाइम। अब ये वेलोसिटी बाई टाइम होता है एक्सीलरेशन। इसका मतलब है क्या हो गया? फाइनली मास इनटू एक्सीलरेशन। तो हम लोग जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला कहाँ से आता है? फिर मास इनटू एक्सीलरेशन से आता है। तो ये वेलोसिटी जो भी चेंज हुआ वेलोसिटी में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम,
तो इसमें भी दो वेलोसिटी हो सकते हैं। कैसे? मान लीजिए यहाँ पे मास इंटू वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी एक हो सकता है कि फाइनल कितना वेलोसिटी पे वो रीच किया था, ठीक है, दैट इज फाइनल वेलोसिटी कितना था उसका, मान लीजिए v2 था, और इनिशियल वेलोसिटी कितना था, मान लीजिए v1 था। अब कितने टाइम पे किया है, तो इसका मतलब है चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, मान लीजिए 0 से स्टार्ट किया था और 100 पे जाके पहुंचा, तो ये जो चेंज है, ये जो डिफरेंस है, या 50 से स्टार्ट किया था 100 पे जाके पहुंचा, ये जो डिफरेंस है, ये कितने टाइम के बेसिस पे, मतलब कितने सेकंड्स में, कितने मिनट में, कितने आवर में ये हुआ, तो वो हो जाता है पूरा एक्सीलरेशन। ठीक है, होप आप लोग समझ में आ गया होगा। तो मास हम लोग चेंज नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम लोग एक्सीलरेशन को तो घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं विद टाइम। तो फोर्स डिपेंड करेगा दो चीज के ऊपर अल्टीमेटली, एक होगा आपका मास और दूसरा होगा आपका एक्सीलरेशन। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो इसी चीज के ऊपर बेस करके हम लोग बेसिकली इंजन का जो वेलोसिटी है, इंजन का जो थ्रस्ट है उसको कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इंजन का जो थ्रस्ट है वो भी एक फोर्स ही होता है। देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है मास इंटू एक्सीलरेशन। अब ये जो एक्सीलरेशन है इसको हम लोग कैसे यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको बोला कि वो है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। देखिए यहाँ पे है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, है ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये फाइनल वेलोसिटी मतलब कि इंजन से जो हवा निकल रही है, कि मान लीजिए ये हम लोग का इंजन है, तो इंजन से जो हवा जा रही है ना, पीछे की तरफ जो हवा निकल रही है, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी, और जो हवा अंदर आ रही है इंजन का इनलेट से, वो है इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑब्वियसली कम ही होगा फाइनल से, राइट। तो फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी में जो भी डिफरेंस होगा वो कितने रेस्पेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट पे चेंज होगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा बेसिकली आपका फोर्स। फोर्स मतलब थ्रस्ट, कि इंजन कितना थ्रस्ट, मतलब कितना फोर्स पीछे की तरफ धकेल रहा है, ताकि सेम फोर्स से, जो लॉ थर्ड लॉ में हम लोग सीखेंगे कि सेम फोर्स से इंजन को सामने की तरफ एक धक्का मिलेगा सामने जाने के लिए, और तब एयरक्राफ्ट भी सामने मूव करेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे थ्रस्ट। तो इंजन से जो पीछे की तरफ जाता है हम उसको थ्रस्ट बोलते हैं, दैट इज राइट। लेकिन थ्रस्ट कभी भी पीछे की डायरेक्शन में नहीं होता है, ये आप लोगों ने एरोडायनामिक्स में भी सीखा होगा कि पीछे की तरफ जो फोर्स जाता है उसको ड्रैग बोला जाता है। लेकिन हम लोग यूजुअली जनरल टर्म में बता देते हैं कि भाई पीछे की तरफ इंजन से जो निकल रहा है वो भी थ्रस्ट है। वो थ्रस्ट नहीं है, ठीक है, वो फोर्स है। उसका जो रिएक्शन है, उस फोर्स के रिएक्शन में जो न्यूटन थर्ड लॉ में बोला गया है कि उस एक फोर्स का एक रिएक्शन फोर्स होगा हर एक फोर्स का, तो ये एक एक्शन फोर्स है जो इंजन से निकल रहा है, उसके जो रिएक्शन फोर्स है उसको थ्रस्ट बोला जाता है, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन पे है। ठीक है, तो लॉजिकली क्या है कि पीछे के डायरेक्शन पे हमेशा ड्रैग ही होता है और सामने के डायरेक्शन पे हमेशा थ्रस्ट होता है। लेकिन इंजन के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो पीछे के डायरेक्शन में जो हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे, वो उस फोर्स का जो रिएक्शन फोर्स होगा, जो इंजन को उल्टे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन पे धक्का मारेगा, उसको हम लोग थ्रस्ट बोलेंगे। ठीक है, आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। ठीक है, नेक्स्ट पर चले जाते हैं। अगर कोई भी डाउट हो आप पूछ लेना मुझसे। ठीक है, थर्ड लॉ में कुछ भी नहीं है, बस वही है कि एवरी एक्शन इज हैविंग एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, जिसके कारण बिकॉज बेसिकली एयरक्राफ्ट और इंजन इज मूविंग। अब यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ है जिससे मैं खत्म कर दूंगा, फिर बर्नौलीज प्रिंसिपल पे जाऊंगा, ये वीडियो खत्म हो जाएगी मेरी। ठीक है, क्या है कि हम लोगों को अब तक पता था, ये जनरल कंसेप्ट है, बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि कोई भी एक चीज़ से, मान लीजिए कि एक बैलून है, ठीक है, यहाँ से हवा निकल रही है, तो हम लोग को क्या पता है कि अगर एक बैलून हम लोग रिलीज कर रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए एक सरफेस है, तो ये यहाँ आके ये हवा धक्का मार रहा है, तो ये सरफेस उल्टे डायरेक्शन पे बैलून को धक्का मार रहा है, तो बैलून सामने की तरफ बढ़ रहा है, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, सरफेस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ये कंसेप्ट ध्यान से सुन लीजिए, सरफेस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो आपने क्या किया, सरफेस को हटा लिया मेरा बात सुन के कि ठीक है, इसने बोला है कि सरफेस इंपॉर्टेंट नहीं है, हटा देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। उसके बाद क्या हुआ, हमने देखा कि बैलून अभी भी है, उसका जो हवा वो एटमॉस्फेयर पे चला आया, फिर भी वही हो रहा है, बैलून सामने की तरफ ही जा रहा है। अब आप सोच रहे हैं यार बात तो सही है कि सरफेस इंपॉर्टेंट नहीं है, बैलून तो सामने की तरफ जा रहा है, लेकिन जा कैसे रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली ऐसा होगा, आपने सोच लिया कि जो फोर्स पीछे की तरफ जा रहा है वो डेफिनेटली ये जो एयर मॉलिक्यूल्स है उसको स्ट्राइक कर रहा होगा। तो एयर मॉलिक्यूल्स सब मिलके शायद इसको फॉरवर्ड के डायरेक्शन पे धक्का मार रहे होंगे, लेकिन ये कंसेप्ट भी गलत है। ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है एज पर द थर्ड लॉ कि किसी भी सरफेस के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी मटेरियल के ऊपर आपको एक फोर्स एक्सर्ट करना है तभी आपको एक रिएक्शन मिलेगा। देखिए कहीं पे भी लिखा नहीं है थर्ड लॉ में ये चीज़, राइट। यहाँ पे क्या बोला गया, कोई भी एक्शन करो उसका एक रिएक्शन होगा,
नॉट नेसेसरी किसी सरफेस के ऊपर करना है। अब मैं समझाता हूँ क्या होता है कि कोई, मान लीजिए ये बैलून है, अगर आपने इसको वैक्यूम पे भी छोड़ दिया ना, तो भी वो जो फोर्स पीछे की तरफ क्रिएट करेगा वो फॉरवर्ड ही जाएगा। वैक्यूम में भी छोड़ दिया, कुछ नहीं है, कहीं पे भी फोर्स दबाव नहीं डाल पा रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो सामने जा रहा है, क्योंकि न्यूटन ने बोला है कहीं पे भी अगर फोर्स होगा उसका एक रिएक्शन फोर्स भी होगा, ठीक है। अगर कहीं पे भी एक डायरेक्शन पे फोर्स है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे एक रिएक्शन फोर्स है। इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि किसी भी मैटर के ऊपर, किसी भी सरफेस के ऊपर आपको उसको एग्जर्ट करना है। जब आप लोग रॉकेट देखते हैं, आप लोगों को लगता होगा कि वो इतना दबाव, वो जब डीआरडीओ, इसरो सब रॉकेट लॉन्च करते हैं, आपने देखा होगा कि रॉकेट जो है ये इतना, जो जेट अपना पीछे की तरफ निकलता है, सेम इंजन के लिए भी सेम ही है। इंजन पीछे की तरफ जेट निकल रहा है, वो पीछे का जो हवा है उसको धक्का मार रहा है, तो हवा उसको उल्टी तरफ धक्का मार रहा है। या रॉकेट ने सरफेस के ऊपर अपना जेट से धक्का मारा, तो सरफेस ने रॉकेट को ऊपर की तरफ धक्का मारा। ऐसा गलत है, सोचना ही गलत है, ठीक है। एज पर थर्ड लॉ ये कहीं भी नहीं लिखा है कि सरफेस चाहिए या कुछ भी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो जस्ट इमेजिन, जब ये रॉकेट स्पेस पे चला जाता है ना, स्पेस पे तो कहीं पे भी मैटर नहीं है, कहीं पे भी एयर नहीं है, कुछ भी नहीं है, इट्स टोटली एम्प्टी। तो फिर वहां पे वो कैसे मूव कर रहा होगा, आप खुद ही सोच के देखिए। वहां पे भी तो रॉकेट मूव करते हैं ना। अगर वहां पे मैटर जरूरी था होना, तो फिर रॉकेट कैसे मूव करते फिर वहां पे, लेकिन वहां पे तो रॉकेट मूव कर रहा है। इसका मतलब ये मतलब पूरा टोटली प्रूव हो जाता है कि एक चीज को सामने बढ़ने के लिए एक रिएक्शन फोर्स का जरूरत है, तो उसके लिए हम लोग को एक फोर्स पीछे की तरफ धक्का मारना है, तो सेम फोर्स के कारण उस बॉडी को एक रिएक्शन फोर्स फील होगा अपने आप। किसी भी सरफेस, किसी भी मैटर के ऊपर, कंटेंट के ऊपर, एयर के ऊपर, पानी के ऊपर, कहीं पे भी दबाव डालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी। वैक्यूम में भी आप ट्रेवल कर सकते हो, फाइन। तो वही है, ये कंसेप्ट ध्यान से समझ लीजिएगा कि थर्ड लॉ सेज की एक्शन का ऑपोजिट रिएक्शन है। अब तक हम लोग को ये पता था, लेकिन बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन है। सब लोगों को लगता है कि पीछे की तरफ किसी मैटर के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, वो मैटर इंजन को धक्का मार रहा होगा सामने की तरफ, या कोई भी प्रोपल्शन सिस्टम को सामने की तरफ धक्का मार रहा होगा, लेकिन वो गलत है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। Coming back to the we'll come back to the next video with Bernoulli's theorem, and slowly like this we'll finish the sum module very soon.